नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं न्यूज चौक। देश में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। हर तरफ हर पार्टी अपनी तरफ से हर तरह के प्रयास कर रही है। वहीं आज लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भाजपा को हराने के लिए बेंगलुरु में विपक्षी दलों की दूसरी बैठक आज से शुरू हुई है, जिसमें कि कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने बताया है कि इसमें 26 पार्टियां शामिल हुई हैं। वहीं वेणुगोपाल ने कहा था कि मीटिंग मंगलवार सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक होगी, जिसमें साथ ही सोनिया और राहुल गांधी भी शामिल हुए हैं। सोनिया गांधी ने आज शाम को विपक्षी दलों को डिनर पर भी इनवाइट किया है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल हुई हैं। वहीं विपक्ष की मीटिंग के एजेंडे में 3 मुख्य मुद्दों पर चर्चा हो रही है, जिसमें पहला मुद्दा है लोकसभा चुनाव में विपक्ष की एकजुटता, दूसरा मेन मुद्दा है सीट शेयरिंग का और तीसरे अगर मुद्दे की बात की जाए तो वो है यूपीए का नया नाम। इसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड, मणिपुर हिंसा और 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के साथ ही भाजपा की पार्टियों को तोड़ने की स्ट्रैटेजी और उसके काउंटर प्लान पर भी चर्चा की जाएगी। वहीं साथ ही इस बैठक में तेलंगाना सीएम के चंद्रशेखर राव, आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी, आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम जो है चंद्रबाबू नायडू और उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक से दूरी बनाकर रखी है। वहीं उधर अगर बात की जाए, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 18 जुलाई को भी दिल्ली में अशोका होटल में एनडीए की मीटिंग बुला ली है। बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं। वहीं एनडीए की बैठक पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तंज कसते हुए कहा है कि मुझे ताज्जुब है कि मोदी जी ने राज्यसभा में कहा था कि मैं सभी विपक्षियों पर अकेला ही भारी हूं। अगर वो सभी विपक्षियों पर अकेले ही भारी हैं तो कल एनडीए की मीटिंग में 30 पार्टियों को क्यों बुला रहे हैं? उन 30 पार्टियों का नाम तो बताएं। वे हमारी मीटिंग से घबरा गए हैं। वही मीटिंग से पहले कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल, जयराम रमेश, विवेक तन्खा और डी.के. शिव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, जिसमें वेणुगोपाल यूनिफॉर्म सिविल कोड और विपक्षी दलों के नेता के सवाल पर पत्रकारों से नाराज भी हो गए थे। उन्होंने कहा कि मणिपुर में 75 दिनों से हिंसा जारी है, जहां प्रधानमंत्री इस पर अभी तक चुप बैठे हुए हैं। सरकार चाहती है कि विपक्ष भी चुप रहे। राहुल गांधी की संसद सदस्यता अयोग्य ठहराए जाना जैसे बड़े मुद्दे हैं। देश का संविधान और लोकतंत्र खतरे में है, इस पर तो आप लोग सवाल नहीं उठाते हैं। वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि कुछ नेता आज नहीं आ रहे हैं, कल आएंगे और यह बैठक कल सुबह होने वाली है, जो 11 बजे बैठक शुरू होगी और शाम 4 बजे तक चलेगी, जिसमें सभी पार्टियों के नेता देश को संबोधित करेंगे। लेकिन हमारी पटना बैठक के बाद अचानक प्रधानमंत्री को एनडीए का ख्याल आ गया। एनडीए में एक नई जान फूंकने की कोशिश की जा रही है। आइए अब आपको बारीकी से समझाते हैं कि बैठक में कौन कौन शामिल होने वाला है, किस किस मुद्दों पर चर्चा होगी और क्या कुछ अहम बातें हो सकती हैं। साथ ही कौन नेता है जो कि शामिल नहीं होंगे। तो इन सभी चीजों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे वीडियो के लास्ट तक। पहली बैठक 24 दिन पहले 23 जून को बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पटना में बुलाई थी, जिसमें कि 17 राजनीतिक दल शामिल हुए थे। इस बार विपक्षी कुनबे को और मजबूत करने के लिए 8 और दलों को न्योता भेजा गया है। पहली बैठक में जनता दल जेडीयू, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी, आम आदमी पार्टी और द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, तृणमूल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है मार्क्सिस्ट और साथ में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, साथ में कांग्रेस, शिवसेना जो कि उद्धव गुट का है, सपा, जेएमएम और एनसीपी शामिल हुए थे। वहीं इस बार विपक्षी कुनबे को और मजबूत करने के लिए 8 और दलों को न्योता भेजा गया है, जिसमें कि आपको बता दें कौन कौन सी पार्टी शामिल हैं। वो है एमडीएमके, केडीएमके, वीसीके और आरएसपी, साथ ही इसमें आईयूएमएल, साथ में इसमें जो है केरल कांग्रेस की पार्टी। इन सभी पार्टियों के साथ में जो है केडीएमके और एमडीएमके 2014 के लोकसभा चुनाव जो कि बीजेपी के साथ लड़ी थी, वो भी शामिल होने वाले हैं। वहीं साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस के टीएमसी, सीपीआई, सीपीएम, एनसीपी, जेडीयू, डीएमके, आप और झारखंड मुक्ति मोर्चा, शिवसेना, यूटीबी, आरजेडी, सपा, जेएनके-एनसी, पीडीपी, सीपीआई और आरएलडी, आईयूएमएल, केरल कांग्रेस, एम और एमडीएमके, वीसीके, आरएसपी और केएमडीके, एआईएफबीआई शामिल होने जा रही हैं। इस बैठक के होने का सबसे मेन रीजन तो यही है कि मौजूदा मोदी सरकार के खिलाफ 2024 के आम चुनाव में होने वाले पहले विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने की कोशिश की जा रही है। नीतीश कुमार का कहना है कि अभी सभी पार्टियों का एकजुट रहने की कोशिश की जा रही है। विपक्ष में प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, इस पर चर्चा नहीं की जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी टॉप
टॉप अपोजिशन लीडर्स को अगली बैठक में शामिल होने के लिए न्योता भेज दिया था। उन्होंने चिट्ठी में लिखा था कि विपक्ष एकता को लेकर चर्चाओं को जारी रखना है। पहले दिल्ली के सीएम केजरीवाल के आने पर भी संशय बना हुआ था, लेकिन कांग्रेस ने रविवार को दिल्ली में केंद्र की तरफ से आए गए अध्यादेश के खिलाफ आपको समर्थन देने की घोषणा कर दी है। इसके बाद केजरीवाल ने मीटिंग में शामिल होने की बात कही। दरअसल पहली बैठक में केजरीवाल ने दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस में स्टैंड को लेकर नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस ने समर्थन नहीं किया तो वे दूसरी बैठक में नहीं आएंगे। पटना की बैठक में शामिल 15 दलों में से 12 दलों का प्रतिनिधिमंडल राज्यसभा में है। वहीं कांग्रेस को मिलाकर सभी 12 दलों ने केंद्र को अध्यादेश को लेकर आपका समर्थन किया है। सभी पार्टियों ने राज्यसभा में इसका विरोध करने की बात कही थी। वहीं आपको अगर देश में पार्टी की स्थिति समझाई जाए तो आपको यह भी समझा देते हैं कि देश के 28 राज्यों में इस समय 10 राज्यों में भाजपा ने बहुमत के साथ सरकार बनाई है। वहीं महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे गुट के साथ भाजपा की सरकार है। वहीं राजस्थान छत्तीसगढ़ सहित 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है और 3 राज्यों में पार्टी का गठबंधन है। आइए अब आपको बताते हैं कि ये घटनाएं दिखती हैं और राजनीतिक समीकरण बहुत तेजी से बदल रहे हैं। वहीं आपको बता देते हैं कि अब तक हुई बैठकों में क्या कुछ मेन हुआ है, क्या कुछ समीकरण बदले गए हैं, क्या कुछ देखा गया है इन सभी बैठकों के दौरान, वो आपको एक डिटेल में हम समझा देते हैं। सबसे पहले तो जो बैठक हुई थी वो 12 जुलाई हाल ही में हुई थी। वो उसमें था कि आम आदमी पार्टी ने कहा था कि दिल्ली अध्यादेश के मसले पर कांग्रेस जब तक अपना रुख स्पष्ट नहीं करती तब तक किसी भी बैठक या डिनर में वो शामिल नहीं होंगे। इससे पहले पटना में हुई बैठक के ठीक बाद भी आम आदमी पार्टी ने विपक्षी एकता को झटका देते हुए कहा था कि वो अब ऐसी बैठकों का तब तक हिस्सा नहीं है जब तक दिल्ली अध्यादेश पर कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर नहीं करती है। वहीं अगर बात 9 जुलाई 2023 की जाए तो पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसक झड़पों के कारण बीजेपी, तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी पर हमलावर है। इसके साथ ही पार्टी ने राहुल गांधी को भी निशाना पर लिया था। वहीं बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी से सवाल पूछा था कि क्या उन्हें ऐसी घटनाएं स्वीकार्य लगती हैं, क्योंकि उनकी पार्टी ने हाल ही में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी एकता की बात कही है। भोपाल में स्मृति ईरानी ने कहा था कि जिस तरह से लोग पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में लोकतंत्र की हत्या देख रहे हैं, कांग्रेस उसी टीएमसी में हाथ मिला रही है। अगर बात 7 जुलाई 2023 की जाए तो गुजरात हाईकोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी थी, यानी उनकी मुश्किलें बरकरार रहेंगी। मोदी सरनेम मामले में टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि के तहत दोषी ठहराया गया था और इस फैसले के खिलाफ उन्होंने गुजरात हाईकोर्ट में अपील भी की थी। उसी दिन पार्टी ने राजस्थान चुनाव में पहले प्रदेश कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रहे मतभेद को भी मिटाने की कोशिश की गई थी। वहीं पार्टी ने फैसला किया है कि वो बिना सीएम फेस को इस बार चुनाव में हिस्सा लेंगे। वहीं अगर बात 4 जुलाई 2023 उसकी की जाए तो इसमें 2024 में होने वाली लोकसभा चुनाव में पहले भारतीय जनता पार्टी ने कई राज्यों और प्रदेश अध्यक्षों को बदला था। पार्टी ने जिन राज्यों में बदलाव किया उनमें तेलंगाना, झारखंड, आंध्र प्रदेश और पंजाब राज्य शामिल हैं। पार्टी ने बाबूलाल मरांडी को भी झारखंड का प्रदेश अध्यक्ष, सुनील जाखड़ को पंजाब का प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी को तेलंगाना में भाजपा अध्यक्ष नियुक्त किया था। अगर 3 जुलाई 2023 की समीकरण की बात की जाए तो लैंड फॉर जॉब केस मामले में सीबीआई ने बीते दिन जुलाई को दूसरी चार्जशीट दाखिल की थी। इस चार्जशीट में पहली बार तेजस्वी यादव को भी आरोपी बनाया गया है। तेजस्वी यादव बिहार में विपक्ष का एक बड़ा चेहरा है। अगर बात 27 जून 2023 की जाए तो बीते 27 जून को पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूसीसी पर विस्तृत तरीके से बात की थी। भोपाल में एक कार्यक्रम के दौरान मोदी ने कहा था कि एक ही परिवार में 2 लोगों के लिए अलग अलग नियम तो नहीं हो सकते। ऐसी दोहरी व्यवस्था से घर कैसे चल पाएगा। अब आने वाले वक्त में दोनों ही पार्टी यानी कि कांग्रेस और बीजेपी बैठकें कर रही हैं और नतीजा इसका क्या निकलेगा, क्या निकलने वाला है, इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। पर अगर आप सब विपक्षी पार्टी आकर साथ मिल जाती हैं, एक साथ लड़ती हैं, तो समीकरण बदलने में ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। अब आने वाले वक्त में चुनाव है और साथ ही राजनीति के सुर बदलते भी दिखाई देंगे। पर आप लोगों को इस पर क्या प्रतिक्रिया दी जा रही है या आप क्या दे सकते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल न्यूज चौक के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।